आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरभंगा में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। कृपा करके धुलवा दिया है, जिससे अगर कहीं पर कोई नापाक हरकत या किसी ने कोई गलत कार्य किया हो तो धरती माता ने स्वयं ही उसको धुलवाने का कार्य भी कर दिया है। सज्जनों, 3 साल बेमिसाल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के अंदर हो रहे समारोह में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मां जानकी के इस धाम में आकर के आप सबसे संवाद करूं, आप सबके दर्शन करूं और इस धरती को नमन करके उत्तर प्रदेश और बिहार के इन भावनात्मक रिश्तों को एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करूं। मुझे जब बताया गया पार्टी से कि आप कौन से ऐसे प्रदेश में कार्य करना चाहेगा उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी राज्य बिहार सबसे अच्छा होगा और इसलिए मैंने बिहार को ही चयन किया है। ये मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहां प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है। याद करना, देश के अंदर 2014 के पहले कैसा माहौल था, अविश्वास का माहौल था, राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति। लेकिन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, याद करिए वो क्षण जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, जब उनसे पूछा पत्रकार मित्रों ने कि आखिर आपकी सरकार का एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी जाति के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी मजहब के लिए या किसी संप्रदाय के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश की माताओं के लिए और इस देश में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए और इस देश के इन नौजवानों के लिए समर्पित होगी, जिन नौजवानों पर देश का भाग्य निर्भर करता है। कभी इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले नौजवानों के बारे में नहीं बोला था, गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया था, किसानों के बारे में किसी प्रकार की किसी योजना को लेकर के नहीं आया था। पहली बार हो रहा है जब इस देश के अंदर किसानों के बारे में कोई नीति बन रही है, नौजवानों के स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं और समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप नई नई योजनाएं आ रही हैं और उसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके सम्मान का पात्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। या कार्य कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सज्जनों, याद करिए, जब कभी किसी आपदा के कारण 500, 1000 रुपए का चेक आपको मिलता रहा होगा, बैंक में जाते रहे होंगे, बैंक वाला खाता नहीं खोलता था, 1000 और 500 रुपए का चेक नहीं आप बुना पाते थे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जनधन योजना के अंतर्गत हम लोग जीरो बैलेंस पर इस देश के अंदर खाता खोलेंगे और 25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते खोले गए, 2 लाख की उसमें बीमा दी गई, 5000 की क्रेडिट की सुविधा दी गई। आखिर ये कार्य किया किसने?
अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश का गांव, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर उनके एजेंडे में नहीं था, मोदी जी के एजेंडे में था, उन्होंने किया। इस देश में डिजिटल क्रांति हो सके, डिजिटल इंडिया मोदी जी लेकर के आए। इस देश के गरीब के घर में भी बिजली जल सके, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव में पहुंचाई जा रही बिजली इसका उदाहरण है। तो साथ ही साथ हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस वितरण करने का कार्य भी किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। सज्जनों, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं गिनाता रहूंगा तो एक लंबी फेहरिस्त होगी। मुद्रा बैंक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को बैंक की ब्रांचों के द्वारा, प्रत्येक बैंक की शाखा के द्वारा गोद लेकर के सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं। अनेक योजनाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, सुकन्या धन योजना है, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, तमाम इन योजनाओं को लेकर और उन योजनाओं पर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नौजवान भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ, महिलाएं भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुई, किसान भी लाभान्वित हुआ, मजदूर भी लाभान्वित हुआ, हर तबके के व्यक्ति ने इन योजनाओं का लाभ उठाया। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां जानबूझ करके इन योजनाओं में बाधा पैदा की गई और इसी का परिणाम है बड़ी संख्या में बिहार का नौजवान रोजगार के लिए पलायन करता है। वो पलायन करता यहां से कानपुर के लिए, यहां से दिल्ली के लिए, यहां से मुंबई के लिए, यहां से पंजाब के लिए। आखिर वह कार्य बिहार में भी तो हो सकता है। इन नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनके रोजगार के लिए वह कार्यक्रम बिहार के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। सज्जनों, कल आदरणीय नीतीश कुमार जी यहां आए होंगे। यद्यपि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहां रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये। लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है। धरती माता ने कल यहां पर खूब आज बारिश करके, भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा नीतीश जी से, हमारी सरकार को भी 100 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ कार्य जरूर किए हैं और उनमें से हम लोगों ने एक कार्य किया और जितना भी इलीगल स्लॉटरिंग था, अवैध बूचड़खाने थे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवा दिए। क्या नीतीश जी इस कार्य को बिहार के अंदर करेंगे? हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर बंद करवा दिया। हम लोगों ने कहा इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होगी, बंद करवा दिया। हम लोगों ने एक और कार्य किया, हम लोगों ने कहा हम किसी दूसरे रावण को इस धरती पर पनपने नहीं देंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। हम लोगों ने कहा बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी ही चाहिए और बड़ी सख्ती के साथ उसका पालन उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया है। हम लोगों ने कहा बहुत दुर्योधन देख लिए, बहुत महाभारत हो चुका है, अब किसी दुर्योधन और दुशासन को, किसी रावण को और किसी मेघनाथ को भी इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन तमाम योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जो वास्तव में मातृशक्ति के सम्मान और उसके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहना चाहेंगे बड़ी विनम्रता के साथ, आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है
तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है? एक आधी आबादी है, एक बड़ी आबादी है देश के अंदर। आश्चर्य होता है, मैं जब प्रतिदिन लखनऊ में बैठ करके जनता दर्शन के कार्यक्रम में जाता हूं, मेरे पास 25, 30, 40, 50 ऐसी मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो कहती हैं, कोई अपने पुत्र के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने भाई के साथ आकर के एक ही गुहार लगाती है कि हमारे पति ने 3 तलाक कहकर के हमें छोड़ दिया है, हम कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेंगे? देश का कानून उस पर कार्य कर रहा है, देश का माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन देश के अंदर आधी आबादी को न्याय मिले 3 तलाक पर इस देश के कुछ सेकुलर नेताओं की चुप्पी न केवल इस देश की आधी आबादी को न्याय से वंचित करती है, अभी तो उनकी कथनी और करनी में भी भारी अंतर को प्रदर्शित कर देता है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आखिर ये आधी आबादी को क्यों न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं 3 तलाक पर बिहार की सरकार भी स्पष्ट अपनी राय जाहिर करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को क्यों नहीं कहती है कि 3 तलाक अनैतिक है, इसको रोका जाना चाहिए, आधी आबादी को भी न्याय मिलना ही चाहिए? इस बात की घोषणा क्यों नहीं यहां की सरकार करती है? क्यों नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं? लेकिन नहीं बोलेंगे। सज्जनों, उत्तर प्रदेश में हम लोग जब आए, लोगों ने कहा, मीडिया के लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे थे। कोई कहता था कि मुसलमानों का क्या होगा, और आज आपने देखा होगा, एक टीवी इंटरव्यू में आपने स्वयं देखा होगा, एक मुस्लिम नौजवान स्वयं खड़ा हुआ, उसने कहा, साहब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल से आकर के कहती है कि पहले हम सुरक्षित नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सुरक्षा की गारंटी हो गई है। अगर कोई मुस्लिम कन्या इस बात को कहती है तो सुरक्षा की एक गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमने जाति को नहीं देखा, हमने मत और मजहब को नहीं देखा, लेकिन हमने संविधान को देखा है। एक समान रूप से सब पर लागू किया जा सके, एक समान रूप से हम उसको लागू कर सकें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न कर सके, न जाति के नाम पर, न लिंग के आधार पर, न किसी मत और मजहब के आधार पर। और देश की राजनीति आज उधर चलती हुई दिखाई दे रही है। आपने परिणाम देख लिया है, आप परिणाम देख चुके हैं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है, और उस सरकार ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया है कि राजनीति में जाति, मत, मजहब और परिवार का किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का अंत होना तय है। और आज मैं आप सबसे फिर यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भी साबित कर दिया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो कानून सख्ती के साथ भी ऐसे तत्वों को निपटने का कार्य करेगा। आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देना और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की होनी चाहिए, और वह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। आदरणीय आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को 2020 तक बीजेपी सरकार बनवा कर रहूंगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, राज्य में बीजेपी सरकार बनने तक बार बार बिहार आता रहूंगा। नीति का अंत होना तय है। और आज मैं आप सबसे फिर यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भी साबित कर दिया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया
तो कानून सख्ती के साथ भी ऐसे तत्वों को निपटने का कार्य करेगा। आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देना और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की होनी चाहिए और वह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास का। आदरणीय मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। आज उत्तर प्रदेश सरकार उसी का अनुसरण करते हुए कार्य कर रही है और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, सज्जनों, जब तक ये जातिवाद की राजनीति रहेगी, जब तक यह क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति रहेगी, जब तक एक बड़ा तबका वोट बैंक बन करके केवल उपयोग होता रहेगा, तब तक न उनका कल्याण होने वाला है और न ही इस देश की राजनीति का कल्याण ही होने वाला है। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, आप सब बिहार के अंदर उस परिवर्तन के वाहक बने। बिहार के अंदर उस नई क्रांति की आगाज होनी चाहिए, क्योंकि बिहार तो क्रांति की धरती है ही। बिहार को जब मैं देखता हूं, यहां की प्रतिभा को मैं जब देखता हूं, यूपीएससी के परिणाम को जब मैं देखता हूं, कभी बिहार अग्रणी स्थान पर था। बिहार का नौजवान देश के अंदर सबसे प्रतिभाशाली नौजवान माना जाता था। किसी भी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार के नौजवान की प्रतिभा की कोई सानी नहीं थी। बिहार का नौजवान जहां भी किसी प्रतियोगिता में शामिल होता था, अग्रणी पंक्ति पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता था। आज लोग मुझसे इस बात को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बिहार के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। मैंने कहा भी जब प्रतिभाशाली बिहार का ही नौजवान है तो मैं कहां से दूसरे जगह से ला दूं? ये प्रश्न उठते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर बिहारी ही क्यों हर जगह है। मैं कहता हूं जब प्रतिभाशाली बिहार का ही है तो मैं कहां से ला दूं दूसरी जगह से? लेकिन मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, बिहार की प्रतिभा को किसकी आंखें लग गई हैं? क्यों यहां का नौजवान आज हताश है? क्यों निराश है? क्यों पलायन कर रहा है? क्यों अपने जीवन के प्रति आशंकित है? क्यों उसके सामने अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है? जबकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य, केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, और सबके बावजूद अगर बिहार के अंदर सब दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं कोई बात होगी और वह राज्य के स्तर की बात होगी। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, समय आ गया है जब हम प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार दें जो केंद्र में मोदी जी का अनुसरण करते हुए बिहार के विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें, बिहार को उस दिशा में ले जा सकें जिसके लिए कभी राजेंद्र बाबू ने इस बिहार के अंदर अनेक प्रकार के रचनात्मक अभियान प्रारंभ किए थे। बिहार ने अनेक ऐसे प्रतिभाशाली नेता दिए हैं जो वास्तव में देश और दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते रहे हैं। और इसलिए सज्जनों, आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, वह समय आ गया है। ये 3 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल कई मायनों में देश और दुनिया के लिए बेमिसाल है। आज अमेरिका के अंदर चुनाव होता है। आप याद करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, उस समय वह प्रत्याशी थे, उनसे पूछा गया कि आखिर आप चुनाव के बाद क्या करेंगे अगर राष्ट्रपति बन गए? उन्होंने कहा, मैं अमेरिका के अंदर वही करूंगा जो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बातें क्या साबित करती हैं? दुनिया अमेरिका का अनुसरण करती है, लेकिन अमेरिका का उस समय का भावी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मान करके, अपना आइकॉन मान करके, उन्हें चुनाव के अंदर उनके नेतृत्व में कार्य करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अभी 21 जून को आप सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है योग। भारत की उस प्राचीन परंपरा की, उस प्राचीन विधा को नेतृत्व देता है योग, और योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
आज एक साथ जब 21 जून को लखनऊ में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को मनाने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त हो रहा है और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और देश को प्राप्त होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि बिहार के अंदर हर जिले में, हर प्रखंड में, हर सेक्टर में योग का दिवस मना करके योगासनों के कार्यक्रमों को संपन्न करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति भी अपना साधुवाद व्यक्त अवश्य कर लेना, क्योंकि एक साथ उस दिन योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 200 देश भारत की ऋषि परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आज चीन बहुत मामलों में भारत के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन योग के मामले में वो भारत के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है। उसने कहा है योग दिवस का कार्यक्रम चीन में भी होगा, जर्मनी में होगा, फ्रांस में होगा, जापान में होगा, अमेरिका में होगा, यूएनओ में भी कार्यक्रम होने जा रहा है और आसपास के देशों में। मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़कर के दुनिया के सभी देश योग के कार्यक्रम को मनाएंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को अगर अपना भला करना है और इस धरती पर अपने वजूद को बनाए रखना है तो उसको भी योग की शरण में देर से देर आना ही होगा। और इसलिए सज्जनों, बिहार के अंदर भले सरकारी स्तर पर न हो, लेकिन आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आप लोग भारत की इस योग की प्राचीन विधा के साथ जुड़ करके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और योगासनों के उस कार्यक्रम को प्रातः 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरी तरीके से उसमें रमते हुए दिखाई देना, यह मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, क्योंकि आज परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने देखा है देश के अंदर, मैंने इस परिवर्तन को बहुत नजदीक से देखा है। पहले भारत का राष्ट्राध्यक्ष विदेश में जाता था तो विदेश में जब वो जाते थे तो गिफ्ट ले जाकर के कोई और ऐसी वस्तु लेके जाते थे जिसको ये कहा जाता था कि ये भारत का प्रतीक हो सकता हो। या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहां पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहां की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। याद रखना, जब रामायण की भेंट हो, रामायण किसी राष्ट्राध्यक्ष को भेंट में दी जाती है तो उसके साथ इस मिथिला का इतिहास भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ बिहार का इतिहास भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंध मजबूत हों। जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखता हूं तो वह तो पूरी तरीके से ऐसे लगता है जैसे बिहार का पार्ट 2 हो, एकदम बिहार से उसकी मिलती जुलती संस्कृति है, एक साथ पूरी नातेदारी, रिश्तेदारी इस पार उस पार एक जैसी लगती भी दिखाई देती है। और यह संबंध आज से नहीं, हजारों वर्षों से हम लोग निभा रहे हैं, भगवान राम के समय से निभा रहे हैं। भगवान राम के समय से परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोरखपुर में आए, उन्होंने कहा योगी जी कोई कार्य के लिए बोलिए जो मैं कर सकूं। मैंने कहा अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग को आप उसका 4 लेन का सीसी मार्ग बना दीजिए, हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय गडकरी जी ने इस मार्ग को पूरी तरीके से अपनी स्वीकृति दी है और अयोध्या से सीधे सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए उस मार्ग को हम लोग राम जानकी मार्ग के रूप में ही मानते हैं और वो मार्ग उस रूप में बनने जा रहा है। आप देखना जब वो मार्ग बनेगा तो सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी जितना समय इस समय लगता है
उससे भी आधे समय में आप लोग अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे। ये जोड़ने का कार्य हो रहा है और आज मैं फिर उसी कड़ी को जोड़ने के लिए आपके बीच आया हूं। एक प्रयास हुआ है। मैं आभारी हूं अपने बिहार के सभी नेताओं का, आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी का, आदरणीय श्री सुशील मोदी जी का, आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी का, आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी का, आदरणीय श्री नागेंद्र जी का। नागेंद्र जी के नेतृत्व में तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अनेक प्रकार से अनेक वर्षों तक कार्य किया है और आज ये सौभाग्य आज आप लोगों को मिल रहा है कि बिहार में आप सबको उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस कड़ी में मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और वह भी मां जानकी के धाम से, क्योंकि मेरे लिए तो एक भावनात्मक रिश्ता भी है। मेरे लिए यह एक वह अपनत्व का भाव भी है जब मैं यहां आकर के यहां के लोगों को आश्वस्त कर सकूं कि अयोध्या धाम के प्रति आप निश्चिंत रहिए, जो आपकी भावनाएं हैं उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य होगा, अवश्य होगा। बिहार के दरभंगा में आपने देखा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर वो बोले। इसके साथ ही 3 तलाक के मुद्दे पर उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश और लालू के गठबंधन को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा बिहार बेमेल शादी बर्दाश्त नहीं करेगा। 2020 में बीजेपी की सरकार बनवा कर रहूंगा और तब तक लगातार बिहार आता रहूंगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।